हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। मेरे चैनल का नाम है सेंगर एडीयू और मेरा नाम है डॉक्टर RVS सेंगर। हम लोग चैप्टर 1 क्लास 11 का डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर है, तो कुछ टॉपिक तो मैंने बता दिए थे, जैसे कि साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, वो सब बता दिया था। हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर साइंस सब्जेक्ट, यानी साइंस के कौन कौन सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स का रिलेशन है। साइंस के कौन कौन सब्जेक्ट्स के साथ फिजिक्स का रिलेशन, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि साइंस में मैथमेटिक्स का कितना यूज होता है। साइंस में यूज होता है मतलब फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। तो फिजिक्स और मैथ लिखते हैं हम लोग। फिजिक्स का मैथ के साथ क्या रिलेशन है? तो फिजिक्स का मैथ के साथ वही रिलेशन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से रिलेशन होता है जैसा कि हस्बैंड का वाइफ के साथ। मतलब जिस तरीके से हस्बैंड वाइफ के बिना अधूरा है और वाइफ हस्बैंड के बिना अधूरी है, उसी तरीके से मैथ फिजिक्स के बिना अधूरी है और फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना अधूरा है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हैं। यानी फिजिक्स अगर साइंस का एक लैंग्वेज अगर हम मान लें, अगर फिजिक्स को अगर हम साइंस का एक लैंग्वेज मान लें, तो मैथमेटिक्स क्या है? उस लैंग्वेज को समझने का टूल। टूल का मतलब समझते हैं ना, यंत्र होता है ना, जैसे कोई काम करने के लिए। हाँ, तो फिजिक्स अगर साइंस का लैंग्वेज है तो मैथमेटिक्स क्या है? उस लैंग्वेज को समझने वाला टूल है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैथ, यानी मैथ और फिजिक्स तो बहुत ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद फिजिक्स का केमिस्ट्री में क्या यूज होता है? बहुत हद तक केमिस्ट्री भी फिजिक्स के बिना अधूरी है। एक केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन होता है, फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो केमिस्ट्री भी हो गया, यानी केमिस्ट्री में भी फिजिक्स का बहुत यूज है। सिमिलरली अगर हम बात करें बायोलॉजी की, अब कुछ लोग कह रहे होंगे बायोलॉजी में फिजिक्स का क्या यूज है? अरे भाई, जितने भी टेस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं वो कहाँ बनते हैं? कौन बनाता है उसको? वो फिजिक्स से ही तो आए हुए हैं। मान लीजिए मुझे हार्ट बीट मेजर करनी है, मुझे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है थर्मामीटर से, तो ये सारे इक्विपमेंट कहाँ से आए हुए हैं? रोबोट किसने बनाया? आजकल तो रोबोट ऑपरेशन भी कर रहे हैं, तो रोबोट किसने बनाया? साइंटिस्ट ने बनाया। वो कहाँ? फिजिक्स की हेल्प से बने हुए हैं। तो फिजिक्स का केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में बहुत ही यूज होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ, फिजिक्स का यूज साइंस के ज़्यादातर सब्जेक्ट में होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग लिखेंगे। लिखिए आप लोग, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। एक्साइटमेंट तो हम लोग बाद में देखेंगे कि फिजिक्स का कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमें अच्छा एक्साइटमेंट हमें दे रहा है, वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग स्कोप देखते हैं। तो फिजिक्स को डिस्कस करने के लिए मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स को डिस्कस करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बड़े लेवल पर। तो जब भी बड़े लेवल पर कोई फिनोमेना या हमें अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में आएगा। और मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का मतलब है यानी ऐसे फिनोमेना जो लेबोरेटरी में दिए जाते हैं, यानी फिनोमेना एट लेबोरेटरीज और हम कहें कि दिए जाते हैं टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल
यानी जो भी बड़े लेवल पर फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना है जहाँ पर भी, वहाँ पर मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का यूज किया जाता है। और मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का एक और नाम है, जो पहले फिजिक्स चलता था, फिजिक्स जिस नाम से जाना जाता था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। यानी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है कि क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक आते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मैं कुछ बताता हूं आपको। जो मेन टॉपिक हैं, पहला लिखिए मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा क्लासिकल फिजिक्स में आता है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स भी फिजिक्स का पार्ट है, सॉरी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स यानी क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। इसके बाद फिर आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बताया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके बाद फिर और आता है, जो आप लोगों को जो डिस्कस करना है वही लिख रहा हूँ। इसके बाद आता है ऑप्टिक्स। क्या आता है? ऑप्टिक्स। अब इसमें से ये 4 टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। इनमें से ये दोनों टॉपिक ये क्लास 11 में डिस्कस किए जाएंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स ये क्लास 12 में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे वर्ड लिखा हुआ है मैकेनिक्स, तो ऐसा नहीं कि मैकेनिक्स बोल दिया बस मैकेनिक्स हो गया सब्जेक्ट। मैकेनिक्स के अंदर तो पता नहीं कितने टॉपिक हैं, अभी मैं कुछ नाम लिखता हूँ, ठीक है। मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारे। तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम लोग मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा अंदर आगे जाके बताना है मुझे। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है? मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है, तो एक एक करके बता देता हूँ। मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मोशन। मैकेनिक्स में क्या पढ़ा जाता है? मोशन। और जब मोशन की बात करते हैं तो इसी में आ जाता है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसका जब हम मोशन की बात कर रहे हैं तो हमें एक और बात करनी होगी, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। इसके बाद मोशन भी 2 तरह के होते हैं। मोशन भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, और कौन कौन से? एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, ठीक है। और हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ भी हम लोग इसी में देखेंगे। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग जब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड का हो गया। आगे और भी तो पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इधर लिख देता हूँ इस साइड, ऑसिलेटरी मोशन पढ़ेंगे हम लोग। ऑसिलेटरी मोशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम लोग 12th में पढ़ेंगे
वेव मैकेनिक्स, वेव थ्योरी या मैकेनिक्स। तो ये तो हो गया मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th और 12th में मिला के, है ना, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, मैकेनिक्स का ज़्यादा पोर्शन, ज़्यादा क्या पूरा ही पोर्शन क्लास 11 में ही है, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग आते हैं मैकेनिक्स के बाद फिर मैंने क्या बताया था, थर्मोडायनेमिक्स। इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स भी है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे, कोई बताएगा? चलिए मैं ही बताता हूँ। अब बताएगा कि मतलब मेरे पास यहाँ पे आप लोग सामने तो बैठे नहीं हैं, है ना, लेकिन आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हाँ मुझे पता है, मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ और मैंने बोला, आप अपने मन में बोलेंगे क्या क्या होता है। मैंने बताया एक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम लोग हीट पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे बताइए, टेम्परेचर, हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, आगे बताइए लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्शन। चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ना, तो जस्ट इंट्रोडक्शन ही देना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सब कुछ बता दिया जाएगा, जस्ट इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। कंडक्शन हो गया, कंडक्शन के बाद आगे क्या आता है, कन्वेक्शन आता है, कन्वेक्शन भी हो गया। और बताओ, और बताओ, और हम लोग जो मेनली डिस्कस करेंगे और इसमें आता है रेडिएशन हो गया। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। 11th में ही है थर्मोडायनेमिक्स। अब आता है 12th में। 12th में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक होंगे, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है ना, और केसीएल क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कहाँ पर डिस्कस करेंगे, 12th में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद सिमिलरली ऑप्टिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इनको हम लोग टाइम आने पर देखेंगे, और ऐसे नहीं देखेंगे, बहुत डिटेल में जाके देखना है। चलिए, तो ये तो हो गया क्या, मैक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक के बाद आता है दूसरा जो होता है, वो होता है, दूसरा जो होता है, कौन सी फिजिक्स होती है, माइक्रोस्कोपिक। दूसरी फिजिक्स जो होती है वो कौन सी होती है, माइक्रोस्कोपिक। इस माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को एक और नाम से जाना जाता है, मॉडर्न फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को एक और नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है, मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स को भी एक नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। अब इसको मॉडर्न फिजिक्स क्यों बोला जाता है, एक्चुअली जब फिजिक्स स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर फिजिक्स वहीं पर लिमिटेड था। मैकेनिक्स पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, ऑप्टिक्स पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ लिया, तो वहाँ तक लिमिटेड था। फिर क्या हुआ, और ज़्यादा साइंटिस्ट और ज़्यादा इन्वेंशन करते गए, और वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पता नहीं कौन कौन से ट्रॉन हैं, वहाँ पर उन्होंने पूरा एनालिसिस किया, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, वो सब उन्होंने बताया। वो सब हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, क्वांटम थ्योरी में। वो सब हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, क्वांटम थ्योरी में। तो क्वांटम थ्योरी में जो डिस्कशन हो, हम लोग तो नहीं, थोड़ा बहुत होगा हमारे उस सिलेबस में, ठीक है, लेकिन जो पढ़ा जाता है वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद क्वांटम थ्योरी में, या सॉरी माइक्रोस्कोपिक में कौन कौन से टॉपिक मेनली डिस्कस किए जाते हैं वो मैं बता देता हूँ।
एक तो होता है एटॉमिक डिस्कशन, जो भी होगा हम लोग रुकेंगे 1 मिनट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक हो गया, इसके बाद डिस्कस किया जाएगा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर। और क्या डिस्कस करेंगे? जो भी हमारे न्यूक्लियर फिनोमेना है, ये सब कहाँ डिस्कस किए जाते हैं? क्वांटम थ्योरी या मॉडर्न फिजिक्स और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के बारे में मैं 2 लाइन लिखवाना चाहता हूँ, आप लोग लिखेंगे। लिखिए, मैं यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, आप लोग लिखेंगे। लिखिए, दिस सब्जेक्ट डील्स विद द constitution and structure of matter of the minute scale of atoms and nuclei, 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 and their interactions with different probes, PROBES, probes such as electron, proton and other elementary particles। ठीक है, तो ये मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा जाता है वो मैंने ब्रीफ में 2 लाइनों में लिखा दिया है। चलिए अब हम लोग आते हैं, तो ये तो हो गया, क्या हो गया? स्कोप। अब हम लोग आएंगे एक्साइटमेंट पर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? एक्साइटमेंट। चलिए लिखिए आप लोग, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का जो सबसे पहला एक्साइटमेंट है या जो सबसे अच्छा एक्साइटमेंट है वो क्या होता है? कुछ ही लॉज और प्रिंसिपल की हेल्प से, क्या बोला मैंने? कुछ ही लॉज और प्रिंसिपल की हेल्प से बड़ी बड़ी थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया जाता है ना? मैंने बताया था ना, कल यूनिफिकेशन बताया था। तो कुछ ही लॉज और प्रिंसिपल की हेल्प से बड़ी बड़ी थ्योरीज को एक्सप्लेन किया जाता है। ये फिजिक्स का बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला पॉइंट, कल मैंने एक वर्ड बताया था, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, है ना? तो अगर एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल्ड तरीके से किया जाए तो वो इस नेचर के नए नए राज खोलता है ना? ये फिजिक्स का एक और एक्साइटमेंट है। अगर एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल तरीके से किया जाए तो वो नेचर के, अब देखो यूरेनियम क्या है, छोटा सा मैटर ही तो रहा होगा, लेकिन उस यूरेनियम से क्या क्या बन गया, है ना? तो क्या है, अगर एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल तरीके से किया जाए तो वो नेचर के नए नए राज खोल देता है। ये भी फिजिक्स का ही तो एक्साइटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर फिजिक्स का अच्छी तरह से एप्लीकेशन किया जाए, अप्लाइड फिजिक्स जिसको बोलते हैं, अप्लाई किया जाए उसको, तो क्या होता है? नई नई इन्वेंशंस हमारे सामने आती हैं, है ना? फिजिक्स का अगर अच्छी तरह से अप्लाई किया जाए, अप्लाइड फिजिक्स में जो किया जाता है, तो नए नए इन्वेंशंस हमारे सामने आते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सॉरी, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन मतलब क्या हुआ? आवश्यकता
आविष्कार की जननी है। यानी जब जब हमें ज़रूरत पड़ी है नई नई चीज़ों की, उसका आविष्कार हुआ है। और वो आविष्कार कहाँ से होता है? फिजिक्स में। ठीक है, वो कहाँ से होता है? फिजिक्स में होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिजिक्स का एक और एक्साइटमेंट है, बता दिया कि कल बारिश होगी। कैसे पता चला? कहाँ से आया? है ना, हमारे पास आज के टाइम पे ऐसे ऐसे इक्विपमेंट और ऑपरेटर्स डेवलप हुए हैं जो बताते हैं हमें कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, महीने भर का बात का बता देते हैं प्रेडिक्शन, है ना। तो क्या हुआ? फ्यूचर प्रेडिक्शन। फ्यूचर प्रेडिक्शन ये हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं जनरल थ्योरी पे। सॉरी, डेली लाइफ फिनोमेना। डेली लाइफ फिनोमेना जो हमारे डेली लाइफ में चलते रहते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट हमें कुछ दिखाई देते रहते हैं। तो ये सब क्या है? ये फिजिक्स का एक्साइटमेंट है जो हम लोग देख के समझ पाते हैं, है ना। अब हर कोई तो न्यूटन नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए, नई नई चीज़ें दिखाई देंगी आपको। चलिए अगला टॉपिक है चैप्टर 1 में जो लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, वो है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। लिखेंगे हम लोग, क्या बोला मैंने? फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। यानी फिजिक्स से क्या नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और उस टेक्नोलॉजी की डेवलप होने से हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेज आए। फिजिक्स से क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई और उस टेक्नोलॉजी से हमारे सोसाइटल चेंज क्या क्या हुए, हमारी सोसाइटी में क्या रहन सहन में क्या चेंजेज आए। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जैसे कल भी मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए पहले जो डेवलप हुआ था इंजन के बारे में मैंने कल बताया था, हीट इंजन की मैं बात करता हूँ। हीट इंजन, ठीक है। तो क्या हुआ? हीट इंजन डेवलप किया गया। वो भी कहीं से आया होगा डेफिनेटली, लेकिन मैं हीट इंजन से ही स्टार्ट करता हूँ, उसके पहले नहीं जाऊँगा। तो हीट इंजन डेवलप हुआ। अब क्या हुआ? इसकी स्टडी करते करते, हीट इंजन की स्टडी करते करते साइंटिस्ट ने क्या किया? एक पूरी ब्रांच ही डेवलप कर दी, थर्मोडायनेमिक्स। उस टाइम की बात कर रहे हैं। अब जब थर्मोडायनेमिक्स आ गया तो हीट इंजन को तुरंत उन्होंने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया किस में? स्टीम इंजन में। स्टीम इंजन बन गया। अब जब ये स्टीम इंजन बन गया, आप लोगों को पता होगा अभी तक स्टीम इंजन ट्रेन में चलते आए हैं। ठीक है, अब तो इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोजन इंजन भी स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन स्टीम इंजन अभी तक चलते आए। तो जैसे ही स्टीम इंजन जब बना था, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो स्टीम इंजन को सारी इंडस्ट्री में जब अप्लाई किया गया तो पता नहीं कितने कितने सारे रिफॉर्म आए, बदलाव आए हमारे डेली लाइफ में। कितने सारे बदलाव आए। इस स्टीम इंजन ने हमारी डेली लाइफ में पता नहीं कितने सारे बदलाव ला दिए। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ कि स्टीम इंजन जब इंडस्ट्री में अप्लाई किया गया तो पता नहीं क्या क्या चेंजेज आए। तो इसी तरीके से पता नहीं कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन से ऑपरेटर्स बनाए गए हैं। जैसे मान लीजिए मैं हवा ले रहा हूँ तो फैन से ही तो ले रहा हूँ, ठंडी हवा ले रहा हूँ एसी से ले रहा हूँ। तो ये कहाँ से आया हुआ है? फिजिक्स ने नई टेक्नोलॉजी दी और उस टेक्नोलॉजी की वजह से हमें ठंडी हवा मिल रही है ना। ये क्या हुआ? सोसाइटल चेंज। तो एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए। यहाँ पर मैं एक दो लाइनें लिखाना चाहूँगा आप लोगों को। भाई कुछ लिखते रहना सही है, हमारा हाथ पैर चलते रहना चाहिए। चलिए लिखिए, लिखेंगे हम लोग स्टार बना के।
समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स। क्या मतलब हुआ इसका? कभी कभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी हमें नई फिजिक्स दे देती है। हीट इंजन ने पूरा थर्मोडायनेमिक्स दे दिया, हीट इंजन ने पूरा हमें थर्मोडायनेमिक्स दे दिया। आगे सेमीकोलम लगा के लिखेंगे इस तरीके से, सेमीकोलम लगा के लिखिएगा। एट अदर टाइम टाइम लिखिएगा। एट अदर टाइम फिजिक्स जनरेट न्यू टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स ने क्या बनाया? हीट इंजन बनाया, और हीट इंजन ने क्या कर दिया? एक पूरी फिजिक्स दे दी थर्मोडायनेमिक्स की। तो यही मैंने लिखाया हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी कभी क्या होता है टेक्नोलॉजी हमें नई फिजिक्स दे देती है और कभी कभी क्या होता है फिजिक्स हमें नई टेक्नोलॉजी दे देती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी फिजिक्स देती है, फिजिक्स टेक्नोलॉजी देती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और बताइए, और कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में है? और कोई एग्जाम्पल है आपके दिमाग में? चलिए हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए सिलिकॉन चिप्स, तो फिजिक्स ने हमें सिलिकॉन चिप्स दिया, इन्वेंशन किया गया, सिलिकॉन चिप्स बनाया गया। अब उस सिलिकॉन चिप्स की वजह से क्या सोसाइटल चेंज आए? देखो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ने हमें क्या दिया? मोबाइल दिया, लैपटॉप दिया, टीवी दिया और पता नहीं क्या क्या दिया, है ना। तो ये सब, इन सब में सिलिकॉन चिप्स का यूज होता है कि नहीं होता? होता है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब इनका तो पता होगा ना, आजकल इनके बिना लाइफ अधूरी है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, जैसे मान लीजिए फिजिक्स ने हमें एनर्जी बताया, अब उस एनर्जी को स्टडी करते करते हम लोग कहाँ पर पहुँच गए? सोलर एनर्जी। सोलर पैनल बना दिए। सोलर पैनल के बनाने से क्या हुआ? अरे भाई सोलर एनर्जी बन गई मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अब हम सन से भी अपना बल्ब जला रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी। तो ये क्या है? फिजिक्स, साइंस और फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, क्या सोसाइटिकल चेंज आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब तो क्या फिजिक्स ने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से वायरलेस कम्युनिकेशन पूरा डेवलप हुआ। जो मोबाइल हम लोग ये यूज कर रहे हैं, इंटरनेट, वाईफाई ये सब चला रहे हैं, सैटेलाइट जो भेजी जा रही हैं, ये सब कहाँ से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आया हुआ। तो ये हुआ फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।